हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें टाइमली। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो रहेगा। आपको पता होगा कि मेडिवल इंडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रखता है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मेडिवल इंडिया और एक बुक है सतीश चंद्रा जी की। वो बुक को मैं आपके सामने बहुत इजी वे में रिप्रेजेंट करूँगा ताकि आप लंबे टाइम तक इसको सुन सकते हैं और सुन के भी याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं थोरोली कवर करूँगा इस बुक को। तो इसमें क्या है, हम बात करेंगे 1000 ईयर पीरियड बिटवीन द 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी। मतलब जो 1000 साल की बात होगी, क्योंकि सेंचुरी क्या होता है 100 साल, और 10 सेंचुरी की हम बात करेंगे 8वीं ईस्वी से 18वीं ईस्वी तक। सेंचुरी सा इंपॉर्टेंट चेंजेस इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल फॉर्म्स रोज इन यूरोप एंड एशिया। अलग अलग पॉलिटिकल राजनीतिक फॉर्म आए एशिया में, यूरोप में। और द न्यू फॉर्म्स आल्सो हैड प्रोफाउंड इफेक्ट्स ऑन थिंकिंग एंड लिविंग पैटर्न्स ऑफ द पीपल। प्रोफाउंड होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में इफेक्ट्स पड़ा आदमियों की सोच पे, उनके रहने सहने के ढंग पे। दिस चेंजेस, ये चेंजेस थे हैड एन इम्पैक्ट ऑन इंडिया आल्सो। तो ये चेंजेस ने क्या है, इम्पैक्ट डाला इंडिया पे भी। सिंस इंडिया हैड लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेड एंड कल्चर रिलेशन विद कंट्रीज अराउंड द मेडिटेरियन सी। जो भूमध्य सागर के आसपास के देशों के साथ हमारे व्यापार के रिलेशन थे, कल्चरल सांस्कृतिक रिलेशंस भी थे, इसलिए हमारे देश पे भी बहुत चेंज आया। द वेरियस एम्पायर्स विच अरोज इन द एरिया इंक्लूडिंग रोमन एंड पर्सियन एम्पायर। रोमन और पर्सियन एम्पायर थे, जो साम्राज्य थे वहाँ पे उदय हुए थे। तो यूरोप के बारे में बात करते हैं। इन यूरोप द माइटी रोमन एम्पायर हैड ब्रोकन इनटू टू बाय द थर्ड क्वार्टर ऑफ द 16th सेंचुरी। तो ये बोल रहे हैं कि थर्ड क्वार्टर मतलब जब 75 ईयर्स होते हैं 50 से 75 के बीच में, उसमें क्या है, थर्ड क्वार्टर ऑफ द 6th सेंचुरी में क्या हुआ, माइटी जो रोमन एम्पायर था हैड ब्रोकन इनटू दो भागों में बट गया। द वेस्टर्न पार्ट एंड इट्स कैपिटल एट रोम। जो पश्चिमी भाग था मान लो रोमन एम्पायर का, उसमें क्या उसकी कैपिटल रोम थी। एंड हैड बीन ओवरवेल्म बाय द स्लेव एंड जर्मेनिक ट्राइब्समैन। तो ओवरवेल्म उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या थे, स्लेव एंड जर्मेनिक ट्राइब्समैन थे। जर्मन के जो शेड्यूल ट्राइब जैसे जो जंगलों में रहते हैं, कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ रशिया एंड जर्मनी, जो रशिया एंड जर्मनी से आते थे। दिस ट्राइब केम इन टू मैनी वेज, बहुत सारी मात्रा में आए। एंड इंडल्ज इन ए ग्रेट डील ऑफ रेवेजिंग एंड प्लंडरिंग। रेवेजिंग क्या होता है, मतलब तहस नहस करना, प्लंडरिंग लूट पाट करना। इन द टेरिटरीज ऑफ द ओल्ड रोमन एम्पायर, तो वहाँ पे टेरिटरी में उन्होंने लूट पाट की बहुत ज़्यादा। बट इन कोर्स ऑफ टाइम, इस टाइम में द ट्राइब्स सेटल डाउन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूरोप। ये जो ट्राइब्स हैं अलग अलग जगह में सेटल डाउन हो गए यूरोप में। प्रोफाउंडली चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन। प्रोफाउंडली तो बहुत ज़्यादा मात्रा में चेंजिंग द कैरेक्टर ऑफ ओल्ड पॉपुलेशन एंड द लैंग्वेजेस। ओल्ड पॉपुलेशन का पैटर्न चेंज किया, लैंग्वेज भाषा का भी, एंड पैटर्न ऑफ द गवर्नमेंट्स का भी चेंज हुआ था। फाउंडेशन ऑफ मैनी ऑफ द मॉडर्न यूरोपियन नेशंस वर लेड डाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो फाउंडेशन मूलभूत आधार सेट हो गया इसी टाइम पे, इस दिस पीरियड में, एज ए रिजल्ट ऑफ द कोमिंगलिंग होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ दिस ट्राइब्स विद दी लोकल पॉपुलेशन। मान लो ये ट्राइबल जाति वहाँ जाके रहने लगे तो वह जहाँ पे रहेंगे उनके रहन सहन पे भी इन्होंने इफेक्ट डाला। द ईस्टर्न पार्ट, जो ईस्टर्न पार्ट था ओल्डन रोमन एम्पायर का, हैड इट्स कैपिटल दी बाइजेंटाइन एंड कॉन्स्टेंटिनोपल। तो उसकी कैपिटल क्या थी, जगह का नाम है बाइजेंटियम एंड कॉन्स्टेंटिनोपल। जो ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट में तो रोम कैपिटल थी, यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल थी। दिस एम्पायर कॉल्ड दी बाइजेंटाइन एम्पायर इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न यूरोप एंड एज वेल एज मॉडर्न टर्की। जो ईस्टर्न यूरोप बोलते हैं या इसको आज के टाइम में टर्की बोलते हैं। सीरिया एंड नॉर्थ अफ्रीका सीरिया का एरिया इंक्लूडिंग इजिप्ट, मिस्र भी आता था। इट कंटिन्यूड मैनी ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ द रोमन एम्पायर। तो बहुत सारे जो परंपरा रोमन एम्पायर के थे वो उन्होंने फॉलो किए। सच एज ए स्ट्रॉन्ग मोनार्की, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मोनार्की क्या होता है, जहाँ पे एक राजा किंग होता है। एंड ए हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। हाउएवर इट इन बिलीफ एंड रिचुअल्स इट हैड मैनी डिफरेंसेस विद द कैथोलिक चर्च इन द वेस्ट। जो कैथोलिक चर्च थे वेस्ट में, उनसे बहुत सारे इनके डिफरेंसेस थे विचारों में। विच हैड इट्स हेडक्वार्टर इन रोम, मतलब रोम वालों से इनके विचार बहुत अलग थे। द चर्च इन द ईस्ट वाज कॉल्ड द ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। जो ईस्ट में चर्च थी उनको बोलते थे ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। इट वाज ड्यू to its efforts and those of Byzantine rulers that Russia was converted to Christianity। तो ये बोल रहे हैं कि it was due to efforts, जो इनके efforts थे, प्रयत्न थे,
एंड दोज ऑफ बाइजेंटाइन रूलर्स, तो इधर जो ईस्टर्न रोम के थे बाइजेंटाइन रूलर्स के, दैट रशिया वाज कन्वर्टेड टू दी, रशिया चेंज होगा क्रिश्चियनिटी में। आगे चलते हैं। द बाइजेंटाइन एम्पायर वाज ए लार्ज एंड फ्लोरिसिंग एम्पायर, बहुत बड़ा था बाइजेंटाइन एम्पायर, फ्लोरिसिंग था, फल फूल रहा था। विच कंटिन्यू टू ट्रेड विद एशिया, एशिया के साथ इनका बिजनेस चलता रहा। आफ्टर द कोलैप्स ऑफ रोमन एम्पायर इन द वेस्ट, जब रोमन एम्पायर वेस्ट में कोलैप्स हो गया था, ध्वस्त हो गया था। इट क्रिएटेड ट्रेडिशन ऑफ द गवर्नमेंट, इसने क्या ट्रेडिशन होता है परंपरा ऑफ द गवर्नमेंट एंड कल्चर, मैनी ऑफ विच वर लेटर एब्जॉर्ब ऑफ द बाई द अरब्स। एब्जॉर्ब मतलब इनके जो चीज़ें थी जिन्होंने ट्रेडिशन परंपरा लेके आए, अरब में जो आदमी थे उन्होंने भी एब्जॉर्ब कर लिया, उनकी टेक्टिक्स को फॉलो किया, एप्ट किया, नकल किया। एंड दे ओवररेन होता है कुचल देना, किसी ओवररेन सीरिया एंड इजिप्ट, सीरिया एंड इजिप्ट को कुचल दिया। इट आल्सो एक्टेड ए ब्रिज बिटवीन ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन, जो ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन बोलते हैं, एंड द अरब्स। तो ग्रीको रोमन सिविलाइजेशन और अरब के बीच में इन्होंने क्या किया, एक ब्रिज का काम, पुल का काम किया एंड अरब वर्ल्ड। एंड लेटर हेल्प इन द रिवाइवल ऑफ ग्रीक लर्निंग इन द वेस्ट, तो वेस्ट में ग्रीक लर्निंग में इसका हेल्प मिला। इट डिसपियर्ड फाइनली इन द मिडल ऑफ द 15वीं सेंचुरी, 15वीं सेंचुरी के मिड में ये एंड हो गया। एंड व्हेन कॉन्स्टेंटिनोपल फेल्स टू इनटू टर्क्स, तो जो कॉन्स्टेंटिनोपल जगह थी वो टर्किश आदमियों के हाथ में आ गई। 4 centuries after the collapse of the Roman Empire in the West, the cities virtually disappeared in the Western Europe, तो वहाँ की सिटीज़ थी धीरे धीरे डिसअपियर हो गई। एंड वन कॉज ऑफ दिस वाज अब्सेंस ऑफ गोल्ड, वहाँ पे सोना नहीं था। एंड विच द रोमन्स हैड ऑब्टेन फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से वो रोमन्स ने लिया था। एंड यूज फॉर ट्रेड विद द ओरिएंट, और ओरिएंट के साथ उससे ट्रेड करते थे। द पीरियड जो समय था बिटवीन 6th century, 6वीं शताब्दी का, एंड द 10th century वाज फॉर ए लॉन्ग कॉल्ड ए डार्क एज बाय द हिस्टोरियन, 6 से 10 के बीच में डार्क एज बोलते हैं इसको हिस्टोरियन। हाउएवर दिस वाज आल्सो ए पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, इसमें कृषि की खेती हुई। विच प्रिपेयर्ड वे फॉर द रिवाइवल ऑफ सिटी लाइफ, जो सिटी लाइफ वहाँ पे दोबारा से रिवाइव हो गई, पुनरुत्थान हो गया। फ्रॉम द 10th century द ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड हो गया, विदेशों के साथ व्यापार करने लगे ये आदमी। बिटवीन द 12th and 14th century, जो 12वीं और 14वीं सेंचुरी के, वेस्टर्न यूरोप वाज अगेन एबल टू अटेन ए हाई लेवल ऑफ प्रोस्पेरिटी, दोबारा से परस्पर हो गए 10वीं शताब्दी के बाद में, 10वीं और 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में वेस्टर्न यूरोप दोबारा से प्रोस्पर हो गया। एंड ए नोटेबल फीचर ऑफ दिस पीरियड वाज ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक भी डेवलप हो गया इस टाइम पे। ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन नंबर ऑफ सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होगी, सच एज पदुआ एंड मिलन इन इटली, पदुआ एंड मिलन यूनिवर्सिटी यहाँ पे 12वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में ग्रो हो गई। तो ये आपका 1 लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। और ऐसे ही आपके यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं। द यूनिवर्सिटीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ न्यू लर्निंग, तो यूनिवर्सिटी ने बहुत ज़्यादा बड़ा रोल किया आदमियों की इस लर्निंग प्रोसेस में। विच वर ग्रेजुअल टू लेड टू रेनेसा एंड द राइज ऑफ न्यू यूरोप, उसके बाद एक रेनेसा आया और नया यूरोप बन गया। तो ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म कहते हैं तो मेहनतवादी, मेहनत बोलते हैं जो उसको, उसके बारे में ग्रोथ कैसे हुआ। ए न्यू टाइप ऑफ सोसाइटी एंड न्यू जनरेशन, न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रोज इन वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप में नया सिस्टम आ गया। फॉलोइंग द ब्रेकअप ऑफ द रोमन एम्पायर, रोमन जो एम्पायर के ब्रेक होने के बाद द न्यू ऑर्डर, जो नया ऑर्डर आया, दैट ग्रेजुअली एमर्ज इज कॉल्ड फ्यूडलिज्म, तो उसको बोलते हैं फ्यूडलिज्म। दिस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्यूडम, फ्यूडम विच इज इन इंग्लिश बिकम फीफ, फीफ मतलब मलकियत, जो आपकी प्रॉपर्टी होती है उससे। इन दिस सोसाइटी, इस सोसाइटी में द मोस्ट पावरफुल एलिमेंट वाज द चीफ्स, मुख्य थे, जो प्रमुख थे वो थे, विद देयर मिलिट्री फॉलोइंग डोमिनेटेड लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, उनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में भूमि होती थी। एंड सो प्लेड ए इंपॉर्टेंट पार्ट इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में भी बहुत बड़ा रोल पैदा इन्होंने निभाया। द किंग वाज जस्ट लाइक वन ऑफ द मोर पावरफुल फ्यूडल चीफ्स, तो किंग क्या था, जस्ट एक पावरफुल फ्यूडल चीफ्स था, मुखियों का मुखिया था। इन कोर्स ऑफ टाइम द मोनार्की बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड अटेम्प्ट वाज मेड टू लिमिट द पावर ऑफ चीफ्स, जो मुख्य की इसके आदमी जो चीफ था, मेन आदमी था, उसकी पावर को लिमिट करने का कोशिश किया गया इसमें मोनार्की में। एंड हु कॉन्स्टेंटली फॉट ईच अदर, एक दूसरे लड़ते रहे, लीडिंग टू ए स्टेट ऑफ सोशल एनार्की, समाज में एक अराजकता फैल गई। वन मेथड ऑफ द कंट्रोलिंग दिस वाज थॉट थ्रू द किंग स्वेरिंग द चीफ्स टू एन ओथ टू द लॉयल्टी टू हिम हिज वेसल्स, तो ये बोल रहे हैं जो इसके नीचे थे उसने उसको लॉयल्टी की कसम खिलाई। एक तरीका यही था कि वहाँ पे शांति बनाए जा सके। इन रिटर्न रिकग्नाइज द इंट्रैक ऑफ लैंड, इसके बदले में क्या किया उन्होंने,
जो चीफ्स के द्वारा और देर उनकी मलकियत को, मान लो कोई जो उसके नीचे काम करने वाले थे राजा के, चीफ बोलते हैं या उनको फीफ बोलते हैं, तो उनकी भूमियों को उसको अधिकार दे दिया, आप ये रख सकते हैं। द चीफ इन टर्न कुड अपॉइंट सब चीफ्स एज वेसल्स, तो सब चीफ्स को भी अपने वेसल्स मतलब उसके गुलाम के तौर पे ये क्या करता था, बनाता था। एंड अलाउट है, उनको अलाउट करता था ट्रैक आउट ऑफ देयर फीफ, उनकी फीफ से टू देम उनको। द किंग कुड इन थ्योरी रिज्यूम द फीफ ऑफ डिसलॉयल वेसल्स, तो रिज्यूम कर सकता था जो उसका डिसलॉयल था उसकी कब्जा सकता था वो मलकियत को। बट इन प्रैक्टिस दिस वाज रेयरली डन, बहुत मुश्किल से किया गया। दस इन फ्यूडल सिस्टम गवर्नमेंट वाज डोमिनेटेड बाय दी लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, मतलब अरिस्टोक्रेसी क्या होता है जिनके बहुत सारे कुछ आदमी मिलके अपना एक राज चलाते हैं, तो ये ज़मीन वाले आदमी मेन यहाँ पे राज करते थे उस टाइम पे। द अरिस्टोक्रेसी सून बिकेम हेरिडेटरी, तो हेरिडेटरी मतलब जिसके पिताजी वो काम करते थे उसका बेटा भी करेगा, हेरिडेटरी बन गई। एंड ट्राई इट्स बेस्ट नॉट टू एडमिट आउटसाइडर टू इट्स फोल्ड, उन्होंने बहुत कोशिश की और बाहर वाले को इसमें एंटर करने नहीं दिया। बट इट वाज नेवर कम्प्लीटली क्लोज एरिस्टोक्रेसी, क्लोज एरिस्टोक्रेसी नहीं थी, मतलब वही आदमी नहीं थे कुछ भी। बट विद डिसलॉयल चीफ्स बीइंग रिमूव्ड, जो डिसलॉयल चीफ्स थे, मुख्य थे, बिल्कुल वफादार नहीं थे राजा के, उनको निकाल दिया गया। एंड न्यू वंस बीइंग अपॉइंटेड राइजिंग टू पावर, और नए अपॉइंट करे गए। द फ्यूडल सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द टू अदर फीचर्स, उसके दो अलग फीचर भी थे। फर्स्ट इज सिस्टम ऑफ सर्फडम। सर्फडम क्या होता है, मान लो किसी के गुलाम होते हैं जो उसके खेत पे काम करने वाले गुलाम, तो पहला था सर्फडम। एंड ए सर्फ वाज ए पीसेंट, एक किसान होता था हु वर्कड ऑन द लैंड बट कुड नॉट चेंज हिज प्रोफेशन और माइग्रेट टू एनी अदर एरिया, वो अपना प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकता था, उसको खेती ही करनी थी और मजदूरी टाइम में खेत में मजदूर रहता था, वो काम करता था। और ये मैरी विदाउट परमिशन ऑफ दिस हिज लॉर्ड और मास्टर, वो अपनी उस मास्टर की मर्जी के बिना शादी भी नहीं कर सकता था। एसोसिएटेड विद दिस सिस्टम वाज द मैनोर, तो इसको मैनोर भी बोलते हैं, जो मान लो गुलाम होते हैं मैनोर बोलते थे इसको भी। द मैनोर वाज द हाउस और कैसल, मैनोर वाज द हाउस और कैसल वेयर द लॉर्ड लिव्ड, तो ये जो जहाँ पे लॉर्ड उसका मालिक रहता था उसको बोलते थे मैनोर वाज द हाउस और कैसल एरिया जो है वेयर द लॉर्ड लिव्ड, उसके जो मतलब मालिक रहता था। इन मैनी ऑफ द यूरोपियन कंट्री लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ द लैंड वर ओन्ड बाय द लॉर्ड्स ऑफ दिस मैनोर, तो ये बोल रहे हैं कि बहुत सारा हिस्सा था जो ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड वर ओन्ड बाय द लॉर्ड्स ऑफ दिस मैनोर, जो इसके इस जगह के मालिक थे उनके द्वारा ही ओन किए जाते थे। ए पार्ट ऑफ द लैंड वाज कल्टिवेटेड बाय द लॉर्ड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस सर्फ्स, तो मान लो जो वहाँ उसका मालिक होता था उसके द्वारा कुछ जो मजदूर खेत में काम करने वाले सर्फ बोलते थे उनके द्वारा उनको उसमें फसल उगाई जाती थी। हु हैड टू डिवाइड देयर टाइम बिटवीन द कल्टिवेटिंग देयर ओन फील्ड्स एंड द फील्ड्स ऑफ देयर मास्टर, तो उसको अपने मास्टर की खेती भी करनी पड़ती थी, खुद की खेती करनी पड़ती थी। लैंड बिलोंग टू थ्योरेटिकली टू द लॉर्ड, लैंड लॉर्ड की रहती थी। एंड द सर्फ हैड टू पे हिम अदर ड्यूज इन कैश और अल्काइन, मतलब वो उसको पैसे देता था और खर्चा देता था अपने मालिक को, वो खेती वो करता था, सर्फ बोलते थे इसको। द लॉर्ड ऑफ द मैनोर, जो मैनोर क्या है जहाँ पे पैसे वाले आदमी रहते थे उसका लॉर्ड है जो मालिक है। आल्सो हैड रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता था। डिस्पेंसिंग जस्टिस, सबको जस्टिस अवेलेबल कराता था, ETC। सिंस देयर वाज ए ग्रेट डील ऑफ लॉलेसनेस इन दोज डेज, मतलब उस पर अराजकता फैली हुई थी, लॉ का कोई हिसाब नहीं बनता था, तो वहाँ पे एवरी फ्री पेसेंट, जो फ्री किसान था, वर समटाइम्स प्रिपेयर टू एक्सेप्ट वेसलेज, वेसलेज वही गुलामी ऑफ द लॉर्ड ऑफ द मैनोर इन रिटर्न फॉर द प्रोटेक्शन, तो वो उसकी प्रोटेक्शन करता था, इसके बदले में वो उनको गुलाम बना देता था। सम हिस्टोरियंस थिंक दैट द सिस्टम ऑफ सर्फडम एंड द मैनोर सिस्टम आर वाइटल पार्ट्स ऑफ द फ्यूडलिज्म, ये जो महंतवादी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट थे, वाइटल इंपॉर्टेंट पार्ट थे। दैट इज़ रॉन्ग टू स्पीक टू फ्यूडलिज्म, तो ये बोल रहे हैं कि बहुत गलत था फ्यूडलिज्म में फॉर सोसाइटी इन विच दे वर टू डिड नॉट एग्जिस्ट, ये दो एग्जिस्ट नहीं थे, वो उसको फ्यूडलिज्म कह नहीं सकते। और फ्रेंड्स मैं जल्दी इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें बुक बहुत ही कम पीरियड में रिवीजन के लिए कनेक्ट करनी है। जस्ट आप सुनते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी, डेफिनेटली आपकी जो मेडिवल इंडिया की अच्छे से खासी तैयारी हो जाएगी। इन इंडिया फॉर इंस्टांस, मान लो इंडिया में जैसे एग्जांपल लेते हैं, देयर वाज नो सर्फडम, इंडिया में कोई सर्फडम नहीं था और मैनोर नहीं था सिस्टम सच एज, बट द लोकल लैंड एलिमेंट्स जो सामंत बोलते थे एक्सरसाइज मैनी ऑफ द पावर फ्यूडल लॉर्ड्स एंड द पीसेंट्री वाज इंडिपेंडेंट पोजीशन टू देम। हाँ, इंडिया में सर्फडम नहीं था, मैनोर नहीं था, बट कुछ ऐसा ही सिस्टम था, कुछ आदमी सामंत बनते थे, उनके पास पैसा होता था, कुछ किसान भी होते थे जो मजदूर के रूप में खेती काम करते थे। इन अदर वर्ड्स व्हाट मैटर्ड वाज नॉट वेदर द पीसेंट्री वाज फॉर्मली फ्री बट द मैनर एंड द एक्सटेंट टू विच इट कुड एक्सरसाइज इट्स फ्रीडम। तो पक्का ये बात थी कि भाई
आदमी अपनी फ्रीडम को कैसे एक्सरसाइज कर सकता है, कैसे कोई किसान अपनी खेती वगैरह कर सकता है, ये था। इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वेस्टर्न यूरोप द मैनोर सिस्टम एंड द सिस्टम ऑफ लेबर ड्यूज बाय द पीसेंट्स डिसअपीयर्ड आफ्टर द 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के बाद ये वेस्टर्न कंट्री में थोड़ा कम हो गया था। द सेकेंड फीचर एसोसिएटेड विद द फ्यूडल सिस्टम इज यूरोप इज द सिस्टम ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। तो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम था यूरोप में। द मोस्ट टिपिकल सिंबल ऑफ द फ्यूडल सिस्टम वाज द आर्मर्ड नाइट एट हॉर्स बैक। तो जैसे आर्मर्ड हथियार लेके जो बंदा मान लो चौकीदार रहता है, हॉर्स की घोड़े की बैक पे बैठता था। एक्चुअली द सिस्टम वॉज कावेलरी वारफेयर। जब घोड़ों पे लड़ाई होती है वारफेयर की, कैन रफली बी ट्रेस्ड बैक इन यूरोप ओनली। यूरोप में 18 सेंचुरी तक ये घोड़ों पे लड़ाई होती थी। इन रोमन टाइम्स द चीफ विंग्स ऑफ द आर्मी वर द हैवी एंड द लाइट इन्फेंट्री। इन्फेंट्री क्या था, जो पैदल चलने वाले तो थे। आर्म्ड विद द लॉन्ग स्पीयर्स, उनके पास भाले होते थे। शॉर्ट स्वार्ड्स, छोटी तलवारें होती थी। हॉर्सेस वर यूज टू ड्रा चैरियट्स। तो जब घोड़े को यूज़ किया जाता था तांगा चैरियट खींचने के लिए। इन विच ऑफिसर रोड, तो ऑफिसर क्या उनको चलाते थे, रोड क्या चलाने वाले। तो इट इज़ जनरली बिलीव दैट द मोड ऑफ द वारफेयर चेंज इनटू विद द अराइवल ऑफ द अरब्स। जब अरब आए तब क्या है, मोड चेंज हो गया, दूसरे तरीके से लड़ाई लड़ने लगे। द अरब्स हैड से लार्ज सप्लाई ऑफ फोर्सेस एंड देयर स्विफ्ट मूवमेंट्स एंड माउंटेड आर्चेज मेड द इन्फेंट्री लार्जली इनइफेक्टिव। तो बोल रहे हैं कि जब अरब आए ना तो उस टाइम पे क्या था, बहुत सारे घोड़े आए, उनके साथ वो बहुत तेज़ मूवमेंट करते थे। माउंटेड आर्चर्स मतलब धनुष चलाने वाले भी उन्होंने लगाए। एंड मेड द इन्फेंट्री लार्जली इनइफेक्टिव। जो पैदल चलने वालों को उन्होंने इनइफेक्टिव कर दिया, क्योंकि अरब ये चीज़ लेके आए थे। द प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड फॉर द न्यू मोड ऑफ वारफेयर हेल्प इन ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। तो ये बोल रहे हैं कि जो फॉर द न्यू मोड ऑफ वारफेयर, जब नए तरीका का लड़ाई करने का तरीका आ गया अरब्स के सामने, उन्होंने ग्रोथ किया फ्यूडलिज्म इन यूरोप। यूरोप में फ्यूडलिज्म आ गया। नो किंग कुड होप टू मेंटेन आउट ऑफ हिज ओन रिसोर्सेज द लार्ज बॉडी ऑफ कावलरी दैट वाज नीडेड। तो कोई भी राजा ऐसा नहीं था कुड होप टू मेंटेन, वो सोच नहीं सकता था कि जो उसके पास रिसोर्सेज हैं तो वो उसके साथ बहुत सारी घुड़सवारी की जो टीम है, कावलरी है, उसको वो मेंटेन कर सके। टू प्रोवाइड देम विद आर्मर और इक्विपमेंट, उनको हथियार दे सके या इक्विपमेंट दे सके। हैंस द आर्मी वाज डिसेंट्रलाइज, आर्मी को डिसेंट्रलाइज कर दिया, मतलब एक जगह पावर केंद्रित नहीं रही, अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया। असाइनिंग टू द फीफ होल्डर्स, जो मलकियत के होल्डर थे उनको अपनी अपनी टुकड़ी दे दी। एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनिंग ए फिक्स फोर्स कावलरी एंड इन्फेंट्री फॉर द सर्विस ऑफ द किंग। तो राजा की जो प्रजा है उस सेना को कंट्रोल करने के लिए जो फिफ्थ चीफ थे उन्होंने क्या है, उनको टुकड़ियों को खाना पीना है, उनके आर्मर हथियार वगैरह इकट्ठे करने स्टार्ट कर दी। यही राजा की सेवा थी। कावेलरी वारफेयर बिकम द प्रिंसिपल मोड ऑफ वारफेयर ऑन अकाउंट ऑफ टू इन्वेंशन विच, दो इन्वेंशन हुए इसके लिए वो कावेलरी घोड़ों पे लड़ाई होने लगी। दो मच ओल्डर बिगेन टू बी यूज ऑन ए लार्ज स्केल ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो जो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे कौन सा यूज होने लगा था, फर्स्ट वाज दी आयरन स्टीरअप। तो आयरन स्टीरअप का यूज़ होने लगा, लोहे की जो मान लो एक भाला वगैरह। द आयरन स्टीरअप मेड इट पॉसिबल फॉर हैवीली आर्मर्ड पर्सन टू सीट फर्मली ऑन ए हॉर्स विदाउट फॉलिंग ऑफ। मतलब जो क्या होता है, जैसे घोड़े के ऊपर एक सीट होती है जो लगाम मतलब वो बोलते हैं बैठने के लिए, तो वो ऐसा कुछ बना दिया गया जिससे बंदा वहाँ पे पक्का बैठने लगा बिना पकड़े हुए, फॉलिंग ऑफ, बिना गिरने के डर से हथियार लेके बैठ जाता। इट आल्सो मेड ए पॉसिबल कावेलरी चार्ज विद लेंसेज हेल्ड टाइटली टू द बॉडी। तो वो बॉडी से चिपक रहते हैं विदाउट द राइडर बिंग थ्रोन ऑफ द शॉक ऑफ द इम्पैक्ट, मतलब घोड़े से गिरता नहीं था आदमी, ऐसे वो इन्वेंशन हो गया था। द अर्लियर डिवाइस वाज आइदर ऑफ वुडन और स्टीरअप। तो पहले लकड़ी का होता था और या पीस ऑफ रोप, रस्सियों का होता था, विच ओनली प्रोवाइडेड ए टो होल्ड, जिसका मतलब क्या बस बंदे का पंजा जैसे टो होल्ड रहता था वहाँ पे, मतलब घोड़े पे बैठ के पंजा वहाँ पे अटका सकते थे, पहले ऐसा था। अनदर इन्वेंशन वाज ए न्यू टाइप ऑफ हार्नेस। अलग क्या इन्वेंशन हुआ कि अलग तरह की वो जो हार्नेस है ना, लगाम आ गई, विच इनेबल्ड ए हॉर्स टू ड्रा ट्वाइस द अमाउंट ऑफ लोड इट पुल्ड अर्लियर। तो इसके थ्रू क्या था, डबल वो बंदा घोड़ा लोड लेके जा सकता था। इट इज़ बिलीव दैट बोथ दिस इन्वेंशन केम टू यूरोप फ्रॉम द ईस्ट चाहे पॉसिबली फ्रॉम द ईस्ट एशिया, द स्प्रेड इन इंडिया फ्रॉम द 10th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। इंडिया में 10वीं सेंचुरी के बाद से ही चला आ रहा था, तो यहाँ से वो लेके गए। दस मैनी फैक्टर्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड मिलिट्री वर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में मेहनतवादी फैल गया इन कारणों से, ये कारण थे। इवन व्हेन स्ट्रॉन्गर गवर्नमेंट्स इमर्ज ऑफ द 11th सेंचुरी, जो पक्की वहाँ पे मजबूत गवर्नमेंट आई 11वीं सेंचुरी के बाद, द ट्रेडिशन हैड बिकम टू स्ट्रॉन्ग, जो परंपरा थी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई थी, फॉर द किंग टू रिड्यूस इजली द पावर ऑफ फ्यूडल चीफ्स। तो उनको किंग ने उनके चीफ्स की पावर कम कर दी। अपार्ट फ्रॉम द सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म
द पैटर्न ऑफ द लाइफ ड्यूरिंग यूरोप में ड्यूरिंग वट इज कॉल्ड मेडिवल पीरियड वाज आल्सो सेव्ड बाय द क्रिश्चियन चर्च। तो चर्च के द्वारा भी ये क्या है वहाँ पे मेडिवल पीरियड में सेव किया गया आदमियों की लाइफ। वी हैव ऑलरेडी रेफर्ड टू द रोल ऑफ ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जो है बाइजेंटाइन एम्पायर में एंड रशिया में जो रोल निभाती थी। इन द एब्सेंस ऑफ पावरफुल एम्पायर इन द वेस्ट द कैथोलिक चर्च टुक ऑन सम ऑफ द फंक्शंस। तो कैथोलिक चर्च ने जो कुछ फंक्शन ले लिए थे उस टाइम पे। एंड द पोप, जो पोप क्या था, जो एक चर्च का जो हेड होता है, द पोप हु वाज द हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च बिकेम नॉट ओनली ए रिलीजियस हेड बट आल्सो ए फिगर हु एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पॉलिटिकल एंड मोरल अथॉरिटी। तो ये पॉलिटिकल और मोरल अथॉरिटी, नैतिकता सिखाते थे आदमी को, पॉलिटिकल राजनीति भी चलाते थे, पोप थे जो ये काम भी करने लगे थे। इन यूरोप एज इन वेस्ट एशिया में एंड इन इंडिया द मेडिवल एज वाज एन एज ऑफ रिलीजन। तो धर्म के नाम पे उस टाइम पे काम होता था, वो रिलीजन थी। दोज हु स्पोक ऑन द बिहाफ ऑफ रिलीजन एक्सरसाइज ए ग्रेट डील ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो पावर एंड इन्फ्लुएंस का यूज किया विद द हेल्प ऑफ द ग्रांट्स ऑफ द लैंड जैसे वो ग्रांट्स में देते थे फ्रॉम द प्रिंस एंड फ्यूडल चिप्स, डोनेशन फ्रॉम द रिच मर्चेंट्स, जो उन्होंने क्या है मर्चेंट से डोनेशन आई। मैनी मोनास्टिक ऑर्डर्स एंड मोनास्ट्रीज वर सेटअप। मोनास्टिक ऑर्डर सेटअप किए गए या मोनास्ट्री जहाँ पे भिक्षुक रहते हैं वो सेटअप किए गए। सम ऑफ दीज ऑर्डर्स सच एज दैट ऑफ द फ्रांसिसियंस एंड सर्व द नीडी एंड द पुअर। तो फ्रांसीसियों ने जो पुअर थे, नीडी की जरूरत पूरी करी। मैनी मोनास्ट्रीज गेव मेडिकल हेल्प। बहुत सारी जो मठ थे वो क्या थे, आदमी को मेडिकल हेल्प देते थे, शेल्टर देते थे और ट्रेवलर्स को। दे आल्सो सर्व्ड एज ए सेंटर फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग। सेंटर एजुकेशन और लर्निंग का सेंटर भी थे। इन दिस वे द कैथोलिक चर्च प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कल्चरल लाइफ ऑफ यूरोप। तो इस तरीके से क्या कल्चरल लाइफ यूरोप में फैली और चर्च ने हेल्प किया उसमें। हाउएवर सम ऑफ द मोनास्ट्रीज विच बिकेम एक्सीडिंगली वेल्थी। कुछ चर्च बहुत ज़्यादा पैसे हो गए टू बिहेव लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स, उन्होंने लॉर्ड्स की तरह बिहेव किया। दिस लेड टू इंटरनल डिस्कॉर्ड, उनमें हारमोनी बिगड़ गई, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे रूलर के साथ। हु रिसेंटेड द वर्ल्डली पावर ऑफ द चर्च एंड द पॉप्स की पावर और जो उनकी लॉर्ड्स की पावर आपस में भिड़ने लगी। दिस कॉन्फ्लिक्ट वाज रिफ्लेक्टेड इन द रेनेसा एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स लेटर। तो रिफॉर्म्स मूवमेंट में देखा जा सकता है, एविडेंट था। अब चलते हैं अरब वर्ल्ड। अरब वर्ल्ड क्या था? द राइज ऑफ इस्लाम फ्रॉम दी 7th सेंचुरी। जो इस्लाम क्या है 7th सेंचुरी से उदय हुआ। ऑनवर्ड्स वाज एन इंस्ट्रूमेंटल इन यूनाइटिंग दी वारिंग क्या होता है, जो मतलब अपोजिंग टू ईच अदर अरब, जहाँ पे मतलब दोनों क्या है आपस में भिड़ रहे थे। वारिंग अरब ट्राइब्स इनटू ए पावरफुल एम्पायर। तो जो स्ट्रॉन्ग बन रहे थे वो पावरफुल एम्पायर बनने से पहले 7वीं सेंचुरी में वहाँ पे बहुत सारा इस्लाम का राइज हुआ। एंड द अरब एम्पायर फाउंडेड बाय द अर्ली खलीफ्स एम्पायर्स। जो खलीफ्स कौन बोलते हैं, आपको पता होगा कि जो मोहम्मद बोलते हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के मेन जो थे, तो उनके बाद क्या है उन्होंने कह दिया था कि जो मोहम्मद मैं हूँ और मैं ही मोहम्मद पैगंबर हूँ, मैं भगवान का ही रूप हूँ और मैं ही उनके बात सुनाता हूँ आदमियों को, मेरे बाद कोई ऐसे बनेगा नहीं। तो उसके बाद क्या खलीफा बनने लगे, तो खलीफाओं ने एम्ब्रेस किया था इस चीज़ को। एंड अपार्ट फ्रॉम अरबिया, अरब से लेके सीरिया, इराक, ईरान, इजिप्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड स्पेन, तो इन्होंने क्या है एक्सेप्ट कर लिया चीज़ को। फॉलोइंग इंटरनल डिफरेंस एंड द सिविल वार अमंग द अरब ट्राइब। अरब में जो ट्राइब थे, जातियाँ रहती थी, उनके बीच में सिविल वार थे, डिफरेंसेस थे। जो 8वीं सेंचुरी के बीच में द खलीफ एंड दमास्कस वाज डिस्प्लेस्ड। तो इसको दमास्क या खलीफ बोलते थे, उसको हटा दिया। एंड ए न्यू डायनेस्टी कॉल्ड द अब्बासीड जो एक नई डायनेस्टी आई उस टाइम पे वो वहाँ पे केम टू पावर में आ गई, क्योंकि बहुत सारे एक खलीफ थे आपस में लड़ रहे थे, तो इसलिए अब्बासीड्स बोलते हैं वो पावर में आ गई। दे सेट अप देयर कैपिटल एट न्यूली फाउंडेड सिटी ऑफ बगदाद में उन्होंने सिटी बनाई, राजधानी बनाई। द अब्बासीड क्लेम टू बिलोंग टू द सेम ट्राइब टू विच द प्रोफेट मोहम्मद। वो उन्होंने बताया कि हम उसी जाति से बिलोंग करते हैं जहाँ पे प्रोफेट मोहम्मद जो थे उसी जाति से हम बिलोंग करते हैं। एंड वर फॉर दैट रीजन कंसिडर्ड होली, तो हमें उन्हें पवित्र माना गया। फॉर अबाउट 150 ईयर्स द अब्बासीड एम्पायर बोल देते हैं वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फ्लोरिशिंग एम्पायर इन द वर्ल्ड। बहुत पावरफुल थे, फ्लोरिशिंग थे, फल फूल रहे थे। एट इट्स हाइट इट इंक्लूडेड ऑल इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन एरिया विच पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका को मिला लिया उन्होंने, इजिप्ट, सीरिया, ईरान और इराक को। द अबिस
Abbasids control not only some of the important regions of the West Asia and North Africa, but also commanded the important trade routes linking Mediterranean world with India. The safety and security with Abbasids provided to these trade routes an important factor for the wealth and prosperity of the people in the area. तो ये सेफ्टी प्रोवाइड कराते थे, तब बहुत सारी लूट होती थी, उनसे बचाते थे आदमी को. एंड फॉर द स्प्लेंडर एंड मैग्निफिकेंस ऑफ द अबिसेड कोर्ट. स्प्लेंडर उनका शानदार और बहुत बड़ा कोर्ट रहता था, क्योंकि वो बचाते थे आदमी को उधर से अटैक से, द पायरेट्स से. द अरब्स वर कीन मर्चेंट्स. अरब क्या थे? बहुत ही उत्साही मर्चेंट्स थे, व्यापारी थे. एंड क्विकली एमर्ज द मोस्ट इंटरप्राइजिंग एंड वेल्थी मर्चेंट्स के रूप में उभर के आए. एंड क्विकली एमर्ज दी वेल्थी मर्चेंट्स एंड सी फारर मतलब जो समुद्री यात्रा करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. न्यूमरस सिटी, बहुत सारी सिटीज़ हैं विद द मैग्निफिसेंट बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अरोज पैदा हुई एंड द बनाई गई. द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग एंड द कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द अरब टाउन्स कुड हार्डली बी पैरेलल इन एनी कंट्री इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. मतलब इतना अच्छा डेवलप कर लिया आदमियों ने, व्यापारी थे ये, आदमियों को बचाते थे, तो इसलिए इनका बिजनेस बहुत फैल गया और अच्छी अच्छी बिल्डिंग बना ली अरब्स में. द अरब्स वर आल्सो एस्टैब्लिश द गोल्डन दिनार एंड सिल्वर दिरहम. तो इन्होंने दिनार और सिल्वर दिरहम भी करेंसी लेके आई ये अरब कंट्री, विच बिकेम द करेंसी ऑफ द ट्रेड ऑल ओवर द इन वर्ल्ड में इससे व्यापार होने लगा. दिस वाज मेड पॉसिबल बाय द अरब एक्सेस टू अफ्रीकन गोल्ड. शायद इसलिए पॉसिबल हुआ होगा कि अफ्रीका का गोल्ड उनके हाथ लग गया था. द अरब्स आल्सो एस्टैब्लिश डबल एंट्री बुक कीपिंग एंड एडवांस अकाउंटेंसी एंड लार्ज स्केल एलोबरेट बैंकिंग एंड क्रेडिट इंक्लूडिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज बंदीज बोलते हैं. तो इनके पास क्या था, जैसे नए नए मॉडर्न काम जो आज होते हैं पहले से ही करने लगे, अकाउंट अच्छे से करने लगे, डबल एंट्री बनाने लगे, कौन गया है कौन आया है उनके व्यापार हुआ है, एलोबरेट बैंकिंग क्रेडिट का भी सिस्टम कर दिया उन्होंने. द मोस्ट फेमस क्लिप्स ऑफ दिस पीरियड वाज अल मामून. आपको एक याद रखना, अल मामून था इस टाइम का. हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है, आप जस्ट एक स्टोरी की तरह याद रखोगे, डेफिनेटली कभी नहीं भूलोगे. और अच्छे मार्क्स का आपका यूपीपीसीएस या एचसीएस या आपका यूपीपीसीएस में बहुत अच्छे से मेडिवल से आपका क्वेश्चन बनता है. तो ये है मोस्ट फेमस कौन थे उस टाइम के पीरियड पर, अल मामून एंड द अरन हुल रसीद अल रसीद. तो इस टाइम के दो खलीफ थे जो फेमस थे. द स्प्लेंडर ऑफ देयर कोर्ट, अल मामून और हारून अल रसीद का. द स्प्लेंडर ऑफ देयर कोर्ट एंड देयर प्लेसेस एंड ऑफ देयर पैट्रोनेज ऑफ मैन एंड साइंस एंड लर्निंग. तो ये पैट्रोनेज मतलब उनको फैलाते थे, उनको संरक्षण करते थे साइंस एंड लर्निंग का. बिकम सी द सब्जेक्ट्स ऑफ न्यूमरस स्टोरीज एंड लेजेंड्स. ये स्टोरी का पार्ट बन गए थे बहुत सारे आदमियों के. During the early period, the Arabs displays a remarkable capacity of assimilating the scientific knowledge and administrative skills of ancient civilization they have overrun. तो जो प्राचीन सभ्यता थी उनको इन्होंने क्या है, ये बोल रहे हैं कि ड्यूरिंग द अर्ली पीरियड, जब नए नए मेडिवल पीरियड के टाइम पे द अरब्स डिस्प्लेड रिमार्केबल कैपेसिटी, बहुत जिसको जाना माना जिसकी ऐसी कैपेसिटी दिखाई उन्होंने, फॉर असिमुलेटिंग मिलाने के लिए द साइंटिफिक नॉलेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स. साइंटिफिक नॉलेज को मिलाया, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिन प्रबंध करने के जो स्किल्स हैं उनके ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन दे हैड ओवररन. तो उन्होंने उनको पीछे छोड़ दिया, कुचल दिया. फॉर मैनेजिंग द एडमिनिस्ट्रेशन दे हैड नो हेजिटेशन. तो एडमिन का काम करने के लिए उनके पास कोई हेजिटेशन थी. इन एम्प्लॉइंग नॉन मुस्लिम सच एज क्रिश्चियन एंड ज्यूज एंड आल्सो नॉन अरब्स पर्टिकुलरली द ईरानियन मैनी ऑफ हुम एंड जोरास्ट्रियन एंड इवन बुद्धिस्ट. उन्होंने एडमिन का काम करने के लिए सबको नौकरी दी अरब ने. आल्दो द अब्बासिड खलीफ्स वर ऑर्थोडॉक्स, वो ऑर्थोडॉक्स थे, अब्बासिड खलीफ्स ऑर्थोडॉक्स थे. एंड मुस्लिम दे ओपन वाइड ग्रांट्स टू फॉर लर्निंग ऑफ क्वार्टर्स as long as it did not challenge the fundamental tenets of Islam. अगर मान लो इस्लाम के कोई सिद्धांतों को नहीं छेड़ता था तो ये भी उसको कुछ नहीं बोलते थे. द खलीफ अल मुमन सेट अप ए हाउस ऑफ विजडम बैत उल हिकमत. तो उन्होंने बैत उल हिकमत बनाई, तो आप आ सकता है हाउस ऑफ विजडम एट बगदाद फॉर ट्रांसलेटिंग इनटू अरबिक द लर्निंग फ्रॉम वेरियस सिविलाइजेशन, ग्रीक से, बाइजेंटाइन से, इजिप्टियन से, ईरानियन से एंड इंडियन से. तो ये सब बताओ से उन्होंने सीखने के लिए ऐसे बना बैत उल हिकमत. The example set by caliphs was followed by individual nobles in a short space of time. कुछ कम ही टाइम में almost all important scientific works of the various countries had become available in Arabic. तो साइंटिफिक वर्क थे जो अरेबिक में अवेलेबल हो गए, उन्होंने ट्रांसलेट करा दिया. वी नो ए गुड डील अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीक साइंस एंड फिलोसफी ऑन द अरब्स. तो ग्रीक साइंस एंड फिलोसफी का इफेक्ट पड़ा अरब्स पे, लार्जली ड्यू टू द वर्क डन इन द रिसेंट ईयर बाय ए डिवोटेड बैंड ऑफ यूरोपियन स्कॉलर्स. We also beginning to have a better idea of impact Chinese science, Chinese की साइंस या फिलोसफी on the Arab world पे भी इफेक्ट पड़ा. Many Chinese inventions such as compass,
जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कंपास, पेपर एंड प्रिंटिंग जो चीज़ें हैं किसने, चाइनीज़ ने पहले बनाई थी। गन पाउडर, इवन द हम्बल व्हील बैरो, व्हील बैरो मतलब एक चाहिए पहिए पे चलने वाला ठेला था जो चाइनीज़ ने बनाया था। ट्रेवल फ्रॉम चाइना टू यूरोप वाया अरब्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, अरब्स की सहायता से गया वो। एंड द फेमस वेंटियन ट्रेवलर जो मार्को पोलो हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता था कि मार्को पोलो कहाँ के ट्रेवलर थे, वेंटियन के। ट्रेवल टू चाइना इन ऑर्डर टू नो मोर अबाउट इट एंड टू ब्रिज द अरब मोनोपोली ऑन यूरोप ट्रेड विद चाइना, तो अरब की जो मोनोपोली थी ऑन यूरोप ट्रेड विद चाइना, तो यूरोप का जो चाइना के साथ, यूरोप इनमें अरब मोनोपोली कर रहे थे, तो इसलिए ये वेनेटियन का बंदा मार्को पोलो भी वहाँ गया था। अनफॉर्चुनेटली वी हैव ओनली ए लिमिटेड नॉलेज ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक एंड कल्चरल रिलेशन विद द अरब, हमारे पास बहुत कम सबूत हैं कि अरब के साथ हमारा रिलेशन था ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम पे। द इंडिया साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन टू इट, इंडिया का जो साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन था उसके अरब में था या नहीं था। आफ्टर इट कनक्वेस्ट, जो जीत हुई बाय द अरब्स इन द 8th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी में अरब्स ने सिंध पे विजय पाई एंड बिकेम ए कंज्यूट, आपको पता है दाहिर के टाइम की बात है ये। कंज्यूट क्या होता है, मतलब एक रास्ता बन गया, पैसेज बन गया ऑफ साइंटिफिक एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड अरब वर्ल्ड, तो उस टाइम पे ये इंडिया और अरब के बीच में एक रास्ता बन गया। द डेसिमल सिस्टम, जो डेसिमल सिस्टम हम यूज करते हैं, विच इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, 1 और 0 वाला सिस्टम, 1 से 10 वाला, विच हैड डेवलप्ड इन इंडिया इन 15th सेंचुरी, इंडिया में 15वीं सेंचुरी में आया। ट्रेवल टू अरब वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो वो क्या था, अरब में चला गया था इस टाइम पे। ड्यूरिंग द 9th सेंचुरी इट वॉज पॉपुलराइज इन द रीजन बाय द अरब मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी, तो ये बोल रहे हैं कि 9th सेंचुरी में जो अल ख्वारिज़मी थे अरब के मैथमेटिशियन, उनके पास ही चला गया था, उन्होंने अडोप्ट कर लिया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस टू यूरोप इन द 12th सेंचुरी बाई ए मोंक अबेलार्ड, तो वहाँ पे एक मोंक थे यूरोप में भी, अबेलार्ड ने भी से एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमने मैथमेटिक्स दुनिया को सिखाया है। एंड बिकेम नोन एज द सिस्टम ऑफ अरब न्यूमरल्स, तो अरब न्यूमरल्स जो अरेबिक न्यूमरल्स पढ़ते हैं हम रोमन, वो भी इसमें आ गए। मैनी इंडियन वर्क्स डीलिंग विद द एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स वर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक। द फेमस वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी सूर्य सिद्धांता, तो सूर्य सिद्धांत जो एस्ट्रोनॉमी का काम है, विच हैड बिन रिवाइज किया गया, रिफॉर्म्ड बाई आर्यभट्टा वाज वन ऑफ दिस, तो सूर्य सिद्धांत जो था वो इसके दोबारा से रिवाइज किया गया, अरब में पहुंच गया। वर्क्स ऑफ चर्क और सौराष्ट्र, देखो इससे हमारी हिस्ट्री का पता चलता है, हम बहुत आगे थे, हमने मैथ वहाँ पे पहुँचा। जैसे आर्यभट्टा ने जो सूर्य सिद्धांत था वो भी उन्होंने अरब ने और यूरोप कंट्री ने लिया हमसे, और जैसे चर्क जो महर्षि चर्क बताते हैं, और सुश्रुता बोलते हैं, डीलिंग विद द मेडिसिन, जो मेडिसिन से था, वर आल्सो ट्रांसलेटेड इंडियन, ये भी ट्रांसलेट की गई दूसरी भाषा में। इंडियन ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स कंटिन्यू टू विजिट टू मार्ट्स ऑफ द इराक, वहाँ पे मतलब जो व्यापार करने के हब थे वहाँ पे जाते रहे इराक में एंड ईरान। एंड इंडियन फिजिशियन ऑफ मास्टर क्राफ्ट्समैन वर रिसीव्ड एट द कलिफ्स कोर्ट एट बगदाद, तो इंडिया यहाँ से मेडिसिन जो देते थे, मास्टर क्राफ्ट्समैन थे, वो भी जाते थे अरब में, बगदाद में। ए नंबर ऑफ संस्कृत लिटरेरी वर्क सच एज कलील उल दिमा, या पंचतंत्रा बोलते हैं इसको, कलीला व दिमा, तो पंचतंत्रा लगा लो, वर आल्सो ट्रांसलेटेड इनटू अरेबिक एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ एसोप फेबल्स इन द वेस्ट, तो वेस्ट में इस नाम से गया ये, और अरब कंट्रीज़ में कलीला उल दिमा के नाम से और एसोप फेबल्स के नाम से वेस्ट में गया। ए मोर डिटेल स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द इंडियन साइंस एंड फिलोसफी ऑन द अरब वर्ल्ड एंड द अरब साइंस ऑफ द इंडिया इज़ नाउ बीइंग मेड, तो इसलिए डिटेल में अब हमारी जो चीज़ें ये वहाँ ले गए, तो उससे उनको नॉलेज बढ़ी। द बाई द बिगिनिंग 10th सेंचुरी, जब 10वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई, द अरब्स हैड रीच द स्टेज व्हेन दे कुड मेक देयर ओन कंट्रीब्यूशन टू वेरियस साइंस, तो उस टाइम पे वो डेवलप कर गए, यहाँ से लेके चले गए। सुश्रुता या जो चरक की जो बुक थी सॉरी, तो वो अपना डेवलप करके द ग्रोथ ऑफ ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ऑप्टिक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड मेड इट द लीडर इन द फील्ड ऑफ साइंस के में फील्ड बन गए वो आगे। द राइटिंग्स ऑफ द अरब जोग्राफर्स एंड देयर मैप्स एडवांस नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। द अरब्स आल्सो हेल्प टू डेवलप फ्यू न्यू डिवाइसेज फॉर ट्रैवलिंग अक्रॉस द ओपन सी, उन्होंने नए डिवाइस बना दिए। दिस डिवाइसेज कंटिन्यू टू बी यूज टिल 15th सेंचुरी, 15 सेंचुरी तक यूज होते रहे। द अकाउंट्स ऑफ द अरब ट्रेडर्स अबाउट इंडिया एंड द नेबरिंग कंट्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड वॉज यूजफुल सोर्स था हमारे लिए। सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक लाइब्रेरी इन द वर्ल्ड एंड द लीडिंग साइंटिफिक लेबोरेटरीज वर एस्टेब्लिश इन अरब वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड,
बहुत सारी अच्छी जो यहाँ की बुक थी वो लेके वो वहाँ पे उन्होंने अच्छा स्टॉक बना लिया अपनी लाइब्रेरी का। हाउएवर इट इज़ नेसेसरी टू रिमेंबर, यह बहुत ज़रूरी है याद रखो, द मैनी ऑफ दीज अचीवमेंट्स वर रिजल्ट ऑफ द वर्क डन बाय द पीपल आउटसाइड अरबिया इन कोरासिन इजिप्ट एंड कोरासिन इजिप्ट और स्पेन में भी हुए। अरब साइंस वाज ट्रूली इंटरनेशनल, बहुत इंटरनेशनल थी। इट हैज़ बीन कॉल्ड अरब साइंस बिकॉज अरेबिक वाज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, जो साइंस के लिटरेचर थे उनकी लैंग्वेज अरब थी तो अरेबिक बोल दिया। एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट थी एरिया में। एंड पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्री, बहुत अलग अलग कंट्रियों से कुड मूव फ्रीली एंड वर्क और सेटल डाउन एनी वेयर दे लाइक, कहीं भी सेटल हो सकते थे आदमी उस टाइम पे, अरब के टाइम पे। द रिमार्केबल डिग्री ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड पर्सनल फ्रीडम, तो बहुत अच्छी जो आदमी इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता फ्री थे, पर्सनल फ्रीडम थी साइंटिस्ट के द्वारा, स्कॉलर्स एज वेल एज पैट्रोनेज एक्सटेंड टू देम इन एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द रिमार्केबल ग्रोथ ऑफ अरब साइंस एंड सिविलाइजेशन। सर्च फ्रीडम वाज नॉट अवेलेबल इन यूरोप एट दैट टाइम, यूरोप में ऐसी फ्रीडम नहीं थी ड्यू टू द रिजिड एटीट्यूड ऑफ चर्च, चर्च का बहुत रिजिड एटीट्यूड था। परहैप्स कंडीशन इंडिया वर सिमिलर, इंडिया में शायद ऐसी कंडीशन होगी। फॉर हार्डली एनी ऑफ द अरब साइंस कुड फिल्टर इनटू इंडिया, कोई भी अरबिक साइंस इंडिया में नहीं आई। एंड द ग्रोथ ऑफ इंडियन साइंस स्लो डाउन ड्यूरिंग दिस पीरियड, इंडिया साइंस भी इस टाइम पे स्लो हो गई थी। अरब साइंस बिगेन टू डिक्लाइन आफ्टर द 12th सेंचुरी, अरब साइंस क्या है 12th सेंचुरी के लास्ट में क्या है डिक्लाइन होने लगी, पार्टली ड्यू टू पॉलिटिकल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई अफेक्टिंग द एरिया, बट इवन मोर ऑन अकाउंट ऑफ ग्रोइंग ऑर्थोडॉक्सी, रूढ़िवादिता फॉलो किया उन्होंने, विच टाइफल्ड मतलब उसने गला चौक कर दिया फ्री थॉट्स विचारों का। बट इट कंटिन्यू टू ग्रो इन स्पेन अंटिल दी 14th सेंचुरी, स्पेन में 14वीं सेंचुरी तक डेवलप होती रही। अब अफ्रीका के बारे में पढ़ लेते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप बने रहिए वीडियो पे और जस्ट सुनते रहेंगे तब भी आपकी मेडिवल हिस्ट्री बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अरब जो आदमी थे आल्सो, अफ्रीका के बारे में बात करते हैं, आल्सो फोर्ट विद अफ्रीका, अफ्रीका के साथ लड़े अरब आदमी थे। मोर क्लोजली विद द इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन के पास में थे। एंड मिडल ईस्टर्न ट्रेड, जो मिडल ईस्ट एरिया बोलते हैं वहाँ पे भी। अरब माइग्रेशन एंड मर्केंटाइल एक्टिविटी अलोंग द ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका इंक्रीज इनॉर्मसली, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में ट्रेड की वहाँ पे होने लगी ईस्ट कोस्ट पे। एक्सटेंडिंग अप टू दी मलिंदी एंड जंजीबार, जब उस टाइम पे ये नाम थे मलिंदी और जंजीबार तक आ गए ईस्टर्न अफ्रीका तक। हाउएवर द अरब ट्रेड इंक्लूडिंग दी लार्ज स्केल एक्सपोर्ट्स ऑफ द स्लेव्स एंड गोल्ड एंड आइवरी, हाथी के दांत थे या स्लेव्स थे, दास ले जाते थे, गोल्ड ले जाते थे। देर वाज इन अफ्रीका पावरफुल इथोपिया, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, जब वहाँ पे इथोपियन किंगडम था, लॉन्ग स्टैंडिंग विच हैड मैनी टाउन्स, बहुत सारे कस्बे थे। इथोपियंस वर इंगेज इन द इंडियन ओशियन ट्रेड अक्रॉस द एडन टू इंडिया, तो ये इथोपियंस इंगेज थे इंडियन ट्रेड के साथ। इथोपियंस कॉल्ड हब्सीज, हब्सी बोलते थे उनको, एंड वर क्रिश्चियन, ये क्रिश्चियन थे। दे वर क्लोजली अलाइज टू द बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ इनका अटैचमेंट था इन द इंडियन ओशियन ट्रेड। देयर इकोनॉमिक पोजीशन वीकेंड विद द डिक्लाइन ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर, बाइजेंटाइन एम्पायर जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल बोलते हैं, तो उसके टाइम पे बाद ये क्या है डाउन आ गए बिल्कुल अफ्रीका के इथोपियन के जो हब्सी थे। अब जो पढ़ते हैं ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट में और साउथ ईस्ट एशिया में क्या कंसेप्ट था। चाइना की जो सोसाइटी है कल्चरल हैज अटेंड न्यू हाइट्स इन द 8th सेंचुरी, 8वीं सेंचुरी में नए कल्चर आ गया चाइना का। एंड 9th सेंचुरी अंडर दी तैंग रूल, जब यहाँ पे क्या था टांग रूल था, तो द तैंग रूलर एक्सटेंडेड देयर ओवरलोडशिप, जो उनकी मतलब एक मालिक बनने की जो पावर थी ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ द सिंकियांग इन सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया में जो है सिंकियांग एरिया में उन्होंने फैला दी अपनी पावर, इंक्लूडिंग कासगर, कासगर में भी। दिस हेल्प इन गिविंग ए फ्लिप टू ओवरलैंड ट्रेड अक्रॉस व्हाट इज कॉल्ड सिल्क रोड, तो सिल्क रोड के थ्रू जो बिजनेस होता था उन पे डोमिनेंस आ गया चाइना का। नॉट ओनली सिल्क बट फाइन क्वालिटी पोर्सलिन, तो उस टाइम पे सिल्क नहीं है, मतलब ये है कि जो पोर्सलिन बोलते हैं चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी की भी व्यापार होने लगे, सिल्क का भी होने लगा। एंड वर्क इन जेडेड, तो जो वर्क यहाँ पे जेड क्या होता है, जो लाल पत्थर वगैरह होते हैं ना, नीलम या लाल पत्थर जो होते हैं वो बोलते हैं उनको जेड, तो सेमी प्रीशियस स्टोन में भी व्यापार होता था चाइना का वहाँ से। वर आल्सो एक्सपोर्टेड टू वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया में गया, यूरोप में गया, इंडिया में भी आया ये सिल्क रूट के थ्रू। फॉरेन ट्रेडर्स वर वेलकम इन चाइना, फॉरेन ट्रेडर्स को चाइना में वेलकम किया गया। मैनी ऑफ दम अरब्स थे, पर्शियन थे, इंडियंस थे। केम टू साउथ चाइना, साउथ चाइना में अक्रॉस द लैंड एंड द सीज से आए, सेटल डाउन इन कैंटन, वहाँ पे कैंटन में सेटल हो गए। द टैंग एम्पायर डिक्लाइन इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, 9वीं सेंचुरी के बीच में ये टैंग एम्पायर डिक्लाइन होने लगा।
एंड वाज रिप्लेस्ड इन द 10th सेंचुरी बाय अनदर डायनेस्टी। कौन सी आ गई? सुंग आ गई। फिर उसके बाद क्या आ गई? सुंग डायनेस्टी आ गई, विच रूल्ड ओवर चाइना अबाउट 100 ईयर्स। उसके बाद टेंग के बाद क्या है? सुंग आ गई, 100 साल तक वहाँ पे राज किया चाइना में। इट्स ग्रोइंग वीकनेस गिव एन अपॉर्चुनिटी टू द मंगोल्स टू कनकर चाइना। उसके बाद क्या है? मंगोल्स ने उसको, जो आजकल मंगोलिया है, उन्होंने घेर लिया उनको 13वीं सेंचुरी में। द मंगोल्स रोट ग्रेट डेथ। रोट क्या होता है? जैसे किसी को मतलब एग्जीक्यूट करना, वो काम में लेके आए, मतलब उन्होंने इम्पोज कर दी बहुत सारी डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन इन चाइना। बट ड्यू टू देयर हाईली डिसिप्लिन एंड मोस्ट मोबाइल कावेलरी फोर्स, उनके बाद अच्छी गुड़ सेना थी, इसलिए वो अपनी गुड़ सैनिकों की वजह से, घोड़े सैनिकों की वजह से सबको मार दिया मंगोलों ने। मंगोल रूलर्स वर एबल टू यूनिफाई नॉर्थ एंड साउथ चाइना अंडर वन रूल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो नॉर्थ एंड साउथ चाइना को अपने रूल में लेके आगे। फॉर द फर्स्ट टाइम आल्सो बोट अंडर देयर स्वे टोंकिन। नॉर्थ वियतनाम को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, उसका नाम टोंकिन था उस टाइम पे। और अन्नाम साउथ वियतनाम को भी इन द नॉर्थ एंड ओरेन कोरिया, कोरिया को बीच कुचल दिया। दस द मंगोल्स एस्टैब्लिश वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन ईस्ट एशिया। यहाँ पे मंगोल्स फैल गए थे। द वेंटियन ट्रेवलर जो मार्को पोलो है, हु स्पेंड सम टाइम एट द कोर्ट ऑफ द कुबलाई खान, कुबलाई खान के जो कोर्ट में आए थे मार्को पोलो, द मोस्ट फेमस ऑफ द मंगोल्स रूलर्स ऑफ द चाइना, जो मंगोली था चाइना का, हैज़ लेफ्ट ए पिक्चर्स क्यू अकाउंट ऑफ हिज कोर्ट। तो उसके कोर्ट की एक पिक्चर उसके पास, मार्को पोलो ने, ट्रेवलर था जो मंगोल्स के पास रहा था कुबलाई खान के एरिया में। एंड मार्को पोलो रिटर्न टू द इटली बाय सी, इटली गया था समुद्र के रास्ते। विजिटिंग मालाबार इन इंडिया ऑन द वे, रास्ते में क्या है? मालाबार होके गया था इंडिया में। दस ऑलरेडी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर कमिंग क्लोज टुगेदर, देयर कमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट्स वर इंक्रीजिंग। द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री हैं, हैड टू मीट एक्सपेनिस्ट अर्ज ऑफ द सम ऑफ द चाइनीज रूलर। जो साउथ ईस्ट एशिया के जो बहुत सारे कंट्री थे, उनको एक्सपेनिस्ट पॉलिसी, मतलब अपने राज्य को फैला रहे थे। चाइना हैविंग डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग नेवी, चाइना ने क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी बना ली थी बाय दिस टाइम। एंड बट ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम द साउथ एशियन स्टेट्स रिमेन इंडिपेंडेंट, साउथ एशिया के स्टेट से इंडिपेंडेंट रहे। द टू मोस्ट पावरफुल किंगडम, जो बहुत ही पावरफुल किंगडम थे, विच फ्लोरिश्ड इन द रीजन ड्यूरिंग दिस पीरियड, वर द शैलेंद्रा एंड खम्बूजा एम्पायर। तो शैलेंद्रा और खम्बूजा एम्पायर थे। द शैलेंद्रा डायनेस्टी विच अरोज इन द 8th सेंचुरी, जो 8th सेंचुरी में शैलेंद्रा डायनेस्टी फैली एंड कॉन्स्टिट्यूट द श्री विजय एम्पायर। जो उन्होंने क्या है? श्री विजय एम्पायर बनाया था शैलेंद्रा डायनेस्टी ने। श्री मतलब कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब श्री विजय एम्पायर की यही शैलेंद्रा डायनेस्टी थी। एंड फ्लोरिश थी 10th सेंचुरी, 10वीं सेंचुरी तक ये फैली थी। एट इट साइड, जब अपनी पीक पे थी श्री जो शैलेंद्रा डायनेस्टी, द एम्पायर इंक्लूडेड सुमात्रा। इस एम्पायर में कौन कौन थे? श्री विजय एम्पायर में सुमात्रा, जावा, मलाया पेनिनसुला, ये भी एरिया इसमें इंक्लूडेड थे। एंड द पार्ट्स ऑफ सियाम, मॉडर्न जो थाईलैंड है सियाम, उसके भी एरिया थे। एंड इवन द फिलीपींस, फिलीपींस का भी एरिया था। अकॉर्डिंग टू द 9th सेंचुरी अरब राइटर, जो 9वीं शताब्दी के अरब राइटर की अकॉर्डिंग, द एम्पायर वाज सो लार्ज दैट इवन द फास्टेस्ट वेसल कुड नॉट कंप्लीट ए राउंड ट्रिप ऑफ 2 years। मतलब इतना बड़ा एम्पायर बना दिया था मंगोलों ने, या जो विजय एम्पायर बोलते हैं शैलेंद्रा डायनेस्टी, वो इतनी बड़ी हो गई थी भाई, 2 साल में भी कोई चक्कर नहीं लगा सकता था उस बाउंड्री का वेसल्स के साथ, किसी भी मतलब व्हीकल के साथ। द शैलेंद्रा रूलर्स हैड ए पावरफुल नेवी, उनकी बहुत पावरफुल नेवी थी। एंड डोमिनेटेड द सी ट्रेड विद चाइना, डोमिनेटेड करते थे। द श्री विजय एम्पायर वाज रिप्लेस्ड बाई माजापहित एम्पायर। तो इसके बाद क्या आया? माजापहित एम्पायर आया था इन द 11th सेंचुरी, 11वीं सेंचुरी में। इट फर्दर एक्सटेंडेड द लिमिट्स ऑफ द श्री विजयालय एम्पायर एंड कंटिन्यूड टिल द 14th सेंचुरी, 14th सेंचुरी तक रहा। द पल्लवाज ऑफ द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में पल्लवा जब रूल करते थे 1314 से, आल्सो हैड ए पावरफुल नेवी, उनकी भी बहुत पावरफुल नेवी थी। द पल्लवा नेवी वाज स्पेशली एक्टिव इन द बे ऑफ बंगाल। तो ऐसा क्वेश्चन बना है कि जो सबसे नेवी स्ट्रॉन्ग किसकी थी? पल्लवा राजा की थी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको स्टोरी फॉर्मेट में मान लो सुनते जाओगे और आपकी फुल मान लो सतीश चंद्रा बुक कंप्लीट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली आप हर चीज़ के मास्टर बन जाओगे मेडिवल इंडिया के बारे में। तो ऐसे मैं बहुत सारी बुक्स अब कवर करूँगा कंटिन्यूस वेज में, तो आप बने रहिए चैनल पे, डेली आपको कुछ ना कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो ये है पल्लवा नेवी जो स्पेशली एक्टिव थी बे ऑफ बंगाल में। और प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए इसको, वीडियो को, और अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करना और कमेंट करना कि आपको कहाँ तक इसको फ़ायदा मिला है इस वीडियो का। द सी ट्रेड, जो समुद्र का ट्रेड था विद कंट्रीज टू द ऑफ साउथ ईस्ट, तो
समुंदर से जो व्यापार हो रहा था कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट में थे, एशिया में या चाइना में, वाज सो इम्पोर्टेंट दैट इन 10th century ए चोला रूलर सेंट ए सीरीज ऑफ नेवल एक्सपीडिशन टू द सुमात्रा एंड मलाया टू कीप द सी लेन्स इन द कम्युनिकेशन ओपन। तो उन्होंने एक अपना अभियान भेजा था सुमात्रा और मलाया में, चोला राजा ने, कि यहाँ पे बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट था। सिंस द अर्ली सेंचुरी ऑफ द क्रिश्चियन एरा, जो सी बोलते हैं क्रिश्चियन एरा, और इवन बिफोर जो फर्स्ट AD बोलते हैं, इंडिया हैड क्लोज ट्रेड कल्चरल कॉन्टेक्ट विद द कंट्री ऑफ द एरिया। इंडिया की बहुत सारे अच्छे रिलेशन थे व्यापार में। मैनी चाइनीज एंड इंडियन स्कॉलर्स विजिटेड पालेमबांग, तो इन्होंने पालेमबांग में विजिट किया था चाइनीज़ ने, इंडियंस ने। द कैपिटल ऑफ द एम्पायर विच वाज लोकेटेड इन सुमात्रा में थी, एंड विच हैड बीन ए संस्कृत एंड बुद्धिस्ट सेंटर, संस्कृत और बुद्धिस्ट सेंटर रह चुका ऑफ द स्टडी इवन अर्लियर। द रूलर बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल ड्यूरिंग द पीरियड, इसलिए आपको पता है कि बहुत सारे बुद्धिस्ट वगैरह टेम्पल वहाँ पे भी मिलते हैं इंडोनेशिया में, थाईलैंड में, क्योंकि वहाँ का अपना कंबाइन मिक्स कल्चर रहा, संस्कृत और बुद्धिस्ट का कल्चर असिमिलेशन रहा है। तो यहाँ से आपको पता चलता है अच्छी चीज़ होगा। द रूलर्स बिल्ट मैग्निफिसेंट टेम्पल ड्यूरिंग द पीरियड, द मोस्ट फेमस ऑफ देम बिंग द टेम्पल ऑफ बोरोबुदुर इन द ईस्ट जावा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बोरोबुदुर कहाँ पे है, ईस्टर्न जावा में, डेडिकेटेड टू दी बुद्धा, बुद्धा को डेडिकेटेड है। इट इज़ ए होल माउंटेन कार्व्ड इनटू द 9 स्टोन टेरेसेस, तो ये पूरी मान लो माउंटेन को काटा हुआ है, कार्व्ड इनटू 9 स्टोन टेरेसेस, 10 सीढ़ियों टेरेसेस में काटा हुआ है, सरमाउंटेड बाय ए स्तूपा, हुआ उसके ऊपर स्तूप रखा हुआ है। इंडियन एपिक्स, जो इंडिया के ग्रंथ हैं सच एज द रामायण एंड महाभारत, आल्सो डिस्प्लेड इन द पैनल ऑफ द टेम्पल, वहाँ पे डिस्प्लेज हैं सुमात्रा में भी, जावा में भी। एंड दीज एपिक्स कंटिन्यू टू प्रोवाइड द थीम्स फॉर लिटरेचर, फोक आर्ट एंड पपट प्लेज, जो कुठपुतलिया खेल होता है उसकी थीम्स देते रहे हैं वहाँ पे। द कंबोजा एम्पायर है जो, अब मान लो विजय एम्पायर के बाद कंबोजा एम्पायर की हम बात करें, यहाँ तक फैला हुआ था। एक्सटेंडेड और दी कंबोडिया तक फैला हुआ था। अन्नाम, साउथ वियतनाम बोलते हैं अन्नाम जिसको, साउथ वियतनाम। एंड रिप्लेस द हिंदुइज किंगडम ऑफ फुनान विच हैड डोमिनेटेड द एरिया, तो इन्होंने रिप्लेस किया था फुनान जो किंगडम को। द कंबोजा एम्पायर फ्लोरिश टिल द 15th century, 15 सेंचुरी तक फैला। सेंचुरी क्या होता है, शताब्दी होता है, 15वीं शताब्दी तक फैला। एंड अटेंड ए हाई लेवल ऑफ कल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, बहुत प्रोस्पेरिटी आई वहाँ पे, समृद्धि आई। इट्स मोस्ट मैग्निफिसेंट अचीवमेंट मे बी कंसिडर्ड द ग्रुप ऑफ टेम्पल्स नियर अंकुर थोम इन कंबोडिया। तो आपको पता है अंकुर में बहुत सारा बड़ा हिंदू टेम्पल है, तो ये कंबोडिया में है। आप क्वेश्चन आ सकता है, मैग्निफिसेंट अचीवमेंट थी अंकुर का। बैगून इन द 10th century, ईच अर्लियर रूलर बिल्ट ए न्यू टेम्पल देयर टू कमेमोरेट हिज मेमोरी। टिल अबाउट 200 टेम्पल्स वर बिल्ट इन द एरिया, तो 3.2 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 200 टेम्पल है वहाँ पे अंकुर कंबोडिया में। ऑफ दिस द लार्जेस्ट इज टेम्पल इज अंकुर वाट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है अंकुर वाट टेम्पल कहाँ पे है, कंबोडिया में है। इट हैज़ 3 kilometers ऑफ द कवर्ड पैसेज कंटेनिंग ब्यूटीफुल स्टैचू ऑफ हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस एंड निम्स अप्सराज के। निम्स अप्सरा, जब ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई अप्सराज को क्या बोलते हैं, निम्स। कंबोडिया में 200 से ज़्यादा टेम्पल है, अंकुर वाट बहुत बड़ा टेम्पल है। एंड स्किलफुली एग्जीक्यूटेड पैनल्स हैं वहाँ पे कंटेनिंग सीन फ्रॉम द रामायण, महाभारत के सीन भी हैं कंबोडिया में। द एंटायर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग हैड बीन कम्प्लीटली फॉरगेटन बाय द आउटसाइड वर्ल्ड एंड बीन लार्जली टेकन ओवर द जंगल टिल इट वाज डिस्कवर्ड ए फ्रेंचमैन 1860। 1860 तक जब नहीं लिया गया था, फ्रेंचमैन के द्वारा सर्च किया गया था 1860 में। उसके बाद फॉरगेटन, भूल गए थे आदमी, वर्ल्ड से बाहर था और जंगल वहाँ पे फैल गया था। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मोस्ट विगोरस पीरियड, जो मतलब बहुत ही विगोरस क्या है, कठिन पीरियड था ऑफ टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी वाज द पीरियड फ्रॉम द 10th century to 12th century, 10वीं सेंचुरी तक 12वीं सेंचुरी तक बहुत सारे टेम्पल बने। विच आल्सो शा द मोस्ट मैग्निफिसेंट पीरियड ऑफ टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटी इन इंडिया। इंडिया में भी 10वीं से 14वीं सेंचुरी तक, 12वीं सेंचुरी तक, शताब्दी तक बहुत सारे टेम्पल बनाए गए। मैनी इंडियन ट्रेडर्स वेंट टू साउथ चाइना आफ्टर ट्रेवलिंग ओवरलैंड फ्रॉम द पोर्ट टू तक्कला इन मलाया पेनिनसुला, मलाया पेनिनसुला से तक्कला जगह से टू द साउथ चाइना पहुँचे। मैनी ब्राह्मण्स, बहुत सारे ब्राह्मण, लेटर बुद्धिस्ट मॉन्क्स सेटल इन दिस कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया। इसलिए यहाँ से ब्राह्मण भी गए इंडिया से, या फिर यहाँ से बुद्धिस्ट भी गए। फ्रॉम चाइना टू कोरिया, बुद्धिस्ट चाइना से कोरिया भी चले गए, जापान चले गए। इंडियन मॉन्क्स रीच्ड कोरिया में पहुँच गए। इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द कोरियन स्क्रिप्ट, कोरियन को भी इफेक्ट किया। यहाँ के आदमी वहाँ जाके रहने लगे तो उनको भी चेंज कर दिया। क्लोज टू द इंडियन वन, इंडिया जैसी बना दी। वाइल बुद्धिस्ट डिक्लाइन इंडिया, बुद्धिस्ट इंडिया में डिक्लाइन हो गया।
इन कोर्स ऑफ टाइम इट कंटिन्यू टू फ्लोरिश इन साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया में डाउन हो गया, साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया, लाओस, वियतनाम यहाँ पे फैल गया। इनफैक्ट असिमिलेटेड जो मिश्रण है द हिंदू गॉड्स इनटू द बुद्धिस्ट फोल्ड एंड इवन टुक ओवर द हिंदूज टेम्पल ए मोमेंट ऑपोजिट टू व्हाट वाज हैपनिंग इन एट दैट टाइम। इंडिया में क्या है, हिंदुइज्म ज़्यादा फैल रहा था, वहाँ पे वो अपोजिट था, हिंदू टेम्पल थे, उसने बुद्धिस्ट ने कवर कर लिया, बुद्धिज्म ने कवर कर लिया। दस इंडिया हैड क्लोज कॉमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्टैक्ट्स विद द वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडिया के क्लोज कॉन्टैक्ट रहे हैं साउथ एशिया के साथ। चाइना आज also Madagascar and continues on the east coast of the China। तो ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना में रहा, कंटिन्यूज इस अफ्रीका में रहा। द वेरियस किंगडम्स इन द साउथ ईस्ट एशिया एक्टेड ए किंग ऑफ ब्रिज बिटवीन कॉमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। कॉमर्शियल एंड जो कल्चरल कॉन्टेक्ट थे इंडिया चाइना के बने रहे आउटसाइड वर्ल्ड में भी, दो डीपली इन्फ्लुएंस बाय द इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। हमारा कल्चर वहाँ तक फैला उस टाइम पे, 12वीं से 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं हम। दे वर एबल टू अटेन डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ देयर ओन ए वेरी हाई ऑर्डर। अरब ट्रेडर्स हु हैड बीन ट्रेडिंग विद द साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, चोला ये थे, पालाज थे, विद द कंट्रीज ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया अर्लियर बिकेम यूर मोर एक्टिव आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द अबैसिड एम्पायर। जब अरब में अबैसिड एम्पायर मैंने पढ़ा था तो वो वहाँ पे फैला था, तो इसके यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो गया था इंडिया के साथ। बट द अरब्स डिड नॉट डिस्प्लेस द इंडियन ट्रेडर्स एंड प्रीचर्स, जो अपने धर्म को फैलाते थे, प्रीचर बोलते हैं। तो अरब ने डिस्प्लेस नहीं किया इंडिया व्यापारियों को। इन दी अर्ली फेज दे डिड नॉट मेक एनी स्पेशल एफर्ट टू कन्वर्ट द पीपल टू हम स्टार्टिंग में उन्होंने क्या है, इस्लाम में चेंज करने की कोशिश नहीं की अरब ने। दस ए रिमार्केबल डिग्री ऑफ रिलीजियस फ्रीडम एंड टॉलरेंस थी। कोमिंगलिंग ऑफ वेरियस कल्चर्स मार्क दिस कंट्रीज ए कैरेक्टरिस्टिक दे हैव रिटेन इवन टुडे। उनके पास एक कैरेक्टरिस्टिक रही, आज भी वही है। द कन्वर्जन ऑफ द इंडोनेशिया एंड मलाया टू इस्लाम टुक प्लेस ग्रेजुअली। जो कन्वर्जन था इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया में आपको पता है आज बहुत सारे मुस्लिम रहते हैं, या मलाया पेनिसुला मलेशिया, इस्लाम क्या है, उन्होंने धीरे धीरे इस्लाम लिया। आफ्टर इस्लाम हैड कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन इन इंडिया, इंडिया में भी आ गया इस्लाम। एल्सवेयर बुद्धिज्म कंटिन्यू टू फ्लोरिश, बुद्धिज्म फैलता रहा। कॉमर्शियल एंड कल्चरल कॉन्टेक्ट बिटवीन इंडिया एंड दीज कंट्रीज वर स्नैप्ड देखे गए ओनली विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डच रूल इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में डच रूल आ गया। द इंग्लिश रूल इन इंडिया, बर्मा एंड मलाया में, एंड लेटर द फ्रेंच रूल इन इंडो एंड चाइना में। तो फ्रेंड्स आज हम यहीं पे एंड करते हैं, कल मैं फिर से वीडियो लेके आऊँगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या मेरा जो वे ऑफ टीचिंग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड में शेयर जरूर कर दीजिए, और कमेंट करिए कि आपको कहाँ तक अपना अच्छा पूरी बुक करने का ये तरीका है, मैं कहाँ तक आपको और किस किस बुक की ऐसे वीडियो लेके आऊँ। तो प्लीज़ कमेंट करना और लाइक ज़रूर करना वीडियो को।